साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टीपी, परिवहन समस्या। उसमें आपने 3 मेथड सीखे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा मेथड पढ़ा आपने लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और तीसरा मेथड पढ़ा था आपने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब तीनों मेथड के अंदर जब आपने एक्यूरेसी चेक की तो सबसे पहले जो एक्यूरेसी आ रही थी आपकी, जो NWCR जो मेथड था उसमें तो वैल्यू आ रही थी 102, जो FLCEM जो मेथड था उसमें आ रही थी वैल्यू 83, और जो वोगल मेथड था, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में वैल्यू आ रही थी 80। तो सबसे एक्यूरेसी जो आई थी वो कम जो थी वो 80 थी। तो इस पे आपको क्या करना है, मोदी मेथड अप्लाई करना है, और आज बात करेंगे मोदी मेथड के बारे में। तो इस पे क्या अप्लाई करना है आपको, मोदी मेथड। और मोदी मेथड से आप अपने क्या निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, इष्टतम हल निकालते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उससे कोई अच्छा हल नहीं हो सकता, वो सबसे अच्छा हल होता है निकालने के लिए, उससे अच्छा हल नहीं हो सकता। तो जिसकी एक्यूरेसी कम आती है उस पे अप्लाई करते हैं मोदी टेस्ट। तो यहां लगेगा मोदी टेस्ट, यानी मोदी टेस्ट का मतलब होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मोदी मेथड के बारे में बात करेंगे अपने कि मोदी मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इसके वर्किंग मेथड के बारे में। तो सबसे पहले वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो सेल लिखी गई है इसके अंदर, जैसे 2 और ये जो सेल लिखी गई है तो इसको क्या बोलते हैं। तो एक तो होता है आपके पास ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल्स, ये क्या होती है, और एक होती है नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स। एक होती है नॉन ऑक्यूपाइड, एक होती है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड जो सेल्स होती है जिसके अंदर मात्रा और कॉस्ट दोनों आती है वो होती है ऑक्यूपाइड सेल्स। जैसे मान लो ये जो 5 लिखा गया है इस टाइप से, ये 2 आ गया, कोमा 7 लिखा जाएगा, फिर ये यहाँ 4 लिखा गया है, फिर यहाँ 10, ये सारी जो होगी वो इस टाइप दोनों जिसमें आए, मात्रा और कॉस्ट दोनों आए जिसमें, वो सारी क्या कहलाती है, ऑक्यूपाइड सेल कहलाती है। और नॉन ऑक्यूपाइड सेल वो कहलाती है जिसमें ओनली फॉर कॉस्ट आए। तो ये नॉन ओनली फॉर कॉस्ट है तो ये भी नॉन ऑक्यूपाइड हो जाएगी, ये भी नॉन ऑक्यूपाइड हो जाएगी, ये भी नॉन ऑक्यूपाइड, ये भी नॉन ऑक्यूपाइड, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट आ रही है। और जिसमें कॉस्ट के साथ साथ मात्रा भी आए तो वो बोलते हैं उसको ऑक्यूपाइड सेल्स। हिंदी में अगर बात करें तो ऑक्यूपाइड को बोलते हैं कि ये कॉस्ट का, भरी हुई कॉस्ट का, और ये जो होती है ये खाली कॉस्ट का होती है। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपको कि नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स कौन सी होती है और ऑक्यूपाइड सेल्स कौन सी होती है। फिर बात करते हैं अपने स्टेप नंबर फर्स्ट की। स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगा आपके पास वो क्या कहता है। तो सबसे पहले तो मैं यही आपको बात कहूंगा कि जब मोदी मेथड अप्लाई करो आप तो वोगल मेथड पे ही अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सबसे कम आती है। प्रत्येक क्वेश्चन जब भी आप हल करोगे तो वोगल मेथड से उसकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी, तो उस पर मोदी मेथड अप्लाई होगा। तो मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए जो पहला जो स्टेप होता है आपके पास, उसमें आपको देखना होता है डीजनरेट और नॉन डीजनरेट। एक होता है डीजनरेट और एक होता है नॉन डीजनरेट। अब नॉन डीजनरेट क्या होता है, नॉन डीजनरेट वो होता है कि अगर आपके पास m + n-1 बराबर आ जाता है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स के। अब बात करते हैं अपने, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ये सेम क्वेश्चन किया NWCR के लिए, LCEM के लिए, VM मेथड के लिए, और मोदी मेथड के लिए भी ये सेम मेथड रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसकी एक्यूरेसी चेक करनी थी।
तो एक्यूरेसी सबसे हमने देखी तो सबसे कम आ रही थी 80 की, लेकिन आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आपको मोदी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए आपको नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट के बारे में स्टेप नंबर फर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये जो है वो वर्किंग मेथड है, वर्किंग मेथड। ये मेथड थोड़ा बड़ा जरूर है, बड़ा है ये मेथड, उन मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो देखिए अपने पंक्तियों की संख्या जो आ रही है वो तो आ रही है 4 आपके पास, और स्तंभों की संख्या आ रही है वो आ रही है 3 आपके पास। तो -1 करें नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन सी आपके पास, जिसमें मात्रा और कोष्टक दोनों आ रही है, कितनी है ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी 6 और ये भी 6, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोदी मेथड अप्लाई होगा वो इसमें मोदी मेथड अप्लाई होता है नॉन डीजेनरेट पर। मोदी मेथड अप्लाई, तो यहां जब वैल्यू क्या होगी, नॉन डीजेनरेट कंडीशन आएगी तब क्या होगा, मोदी मेथड अप्लाई होगा। डीजेनरेट के अंदर मोदी मेथड अप्लाई नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। अगर ये होती है कंडीशन तो अपने नॉन डीजेनरेट इसको बनाते हैं। बनाते कैसे हैं वो बात करेंगे अपने, जैसे क्वेश्चन आएगा तब उसमें बात करेंगे डीजेनरेट के बारे में। अब ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो नॉन डीजेनरेट की कंडीशन रखती है, ये पूरी मैट्रिक्स आपके पास। स्टेप नंबर फर्स्ट में तो आपको ये देखना है कि वो नॉन डीजेनरेट है तो मोदी मेथड अप्लाई हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड m + n - 1 की वैल्यू। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर जो स्टेप होगा आपके पास वो क्या कहता है आपको, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपके पास पंक्ति दिखी गई है यानी जो आपके पास रो है उसको एक को मान लेना है U1, एक को U2, एक को U3, एक को U4, और जो मांग है जो आपके पास ये तो इकाइयां थी आपके पास, ये मांग इसको मान लेना है, ये V1 हो जाएगी, ये V2 हो जाएगी, ये V3 हो जाएगी। अब स्टेप 2 के अंदर आपको लेट मानना है U1, U2, U3 डैश डैश डैश, फिर मानना है V1, V2, V3 डैश डैश डैश। जितनी पंक्ति है उतनी वैल्यू माननी है U, और जितने स्तंभ है उसको V1 मान लेंगे। अब बात क्या करनी है आपको, U1, V1, V2, U3, V3 इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है V1, V2, V3। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, उसके लिए अपने जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर अपने क्या करेंगे, ये तो स्टेप फर्स्ट था, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। जो स्टेप नंबर 3 है उसके अंदर जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या करेंगे, उसमें वैल्यू निकालेंगे Cij की। Cij कैसे निकलता है, Ui + Vj, ये निकलता है ऑक्यूपाइड सेल के लिए, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकलेगा Cij। तो Cij मतलब अगर ये ऑक्यूपाइड सेल है इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, जितने भी ऑक्यूपाइड सेल है उनके लिए Cij निकलेगा। I का मतलब होता है पंक्ति और J का मतलब होता है स्तंभ, यानी ये पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, तो C11 की वैल्यू निकाल दोगे यहाँ पे। इसी प्रकार ये वैल्यू निकाल देंगे, इसमें पंक्ति कौन सी है, पंक्ति आपके पास इसके अंदर दूसरी है और स्तंभ इसमें तीसरा है, तो इसी प्रकार 23 की वैल्यू निकल जाएगी। ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले पे निकालनी पड़ेगी। वहां से आपके पास U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3 की वैल्यू आ जाएगी सभी। जब ये वैल्यू आ गई, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है,
स्टेप नंबर 4 में आपको डी आई जे की वैल्यू निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ये जो वैल्यू निकलती है ये निकलती है नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए ये वैल्यू निकलती है डी आई जे। और डी आई जे जो होता है वो यहां जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है उनके लिए ये नॉन ऑक्यूपाइड है, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर कॉस्ट दे रखी है, मात्रा नहीं दे रखी, तो इसको क्या मानेंगे अपने नॉन ऑक्यूपाइड सेल होगी। ये भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, ये भी और ये भी। तो इन सब के लिए क्या निकालेंगे, डी आई जे निकालेंगे। आई मतलब कौन सी पंक्ति में है, डी जे कौन से स्तंभ के अंदर है, तो वैल्यू निकल जाएगी सारी। अब शर्त ये है अपने पास कि जो डी आई जे है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से या इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही होगा। अगर मान लो एक भी वैल्यू इसमें से अगर डी आई जे वैल्यू निकालती है उनमें से एक ही वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो अपने इसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और इसको इंप्रूव करते हैं तो ये अगर वैल्यू एक भी अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसके अंदर तो इसको क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है मेथड को। तो दोबारा डी आई जे और सी आई जे निकाले जाते हैं, फिर उनकी गणना करते हैं दोबारा। जब तक ये डी आई जे पॉजिटिव नहीं आ जाता तब तक अपने चलते रहते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि अगर यहां वैल्यू आपको नेगेटिव मिले तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इंप्रूव होता है। मतलब उसको आगे करते हैं अपने, दोबारा डी आई जे निकालते हैं और सी आई जे निकालते हैं। कब तक निकालेंगे, जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए तब तक। प्लस है तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक भी वैल्यू अगर डी आई जे की अपने निकालते हैं यहां से वो नेगेटिव आ जाती है तो अपने क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, दोबारा इंप्रूव करना पड़ेगा, फिर दोबारा सी आई जे निकलेगा और डी आई जे निकलेगा। जब तक निकलेगा जब तक ये पॉजिटिव ना आ जाए। फिर उसके बाद में आपको स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको एक क्लोज्ड पाथ बनेगा, क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा, यानी एक लूप बनेगा। फिर क्लोज्ड पाथ बनेगा, वो आपको डिसाइड करेगा कि कौन सी ऑक्यूपाइड सेल है, कौन सी नॉन ऑक्यूपाइड सेल है। क्योंकि जब डी आई जे ऋणात्मक आएगा उसके बाद में पाथ बनेगा, और पाथ बनने के बाद में आपको वो पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो वो अपने क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे कैसे उसको पॉजिटिव करते हैं। तो आपको स्टेप नंबर 5 के अंदर सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि क्लोज्ड पाथ बनेगा आपके पास। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर जो 6 है आपके पास वो क्या कहता है आपको, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 जो कहता है वो कहता है कि जो सी आई जे है उसका फॉर्मूला था आई प्लस वी जे, कि दोबारा क्या करो आप उसको कैलकुलेट करो, दोबारा कैलकुलेट करो इसको, यानी इसकी दोबारा गणना करनी पड़ेगी आपको। दोबारा कैलकुलेट हो जाएगा ये। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी आई जे निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। इसकी वैल्यू भी आपको दोबारा निकालनी पड़ेगी, दोबारा कैलकुलेट होगा ये भी दोबारा क्या होगा, कैलकुलेट होगा। दोनों ही दोबारा कैलकुलेट होंगे। ये दोबारा कैलकुलेट होने के बाद में वैल्यू देखेंगे कि डी आई जे क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका स्टेप नंबर 7 में अपने क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये स्टेप 7 आपको ध्यान में रखने हैं करने के लिए इस मोदी मेथड के लिए। तो मोदी मेथड के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आपको ऑक्यूपाइड सेल कौन सी होती है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल कौन सी होती है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट में, ये जो मोदी मेथड है वो नॉन डीजेनरेट में फाइंड किया जाता है।
तो नॉन डीजेनरेट की कंडीशन होती है कि ऑक्यूपाइड सेल की संख्या और m+n-1 की संख्या दोनों की बराबर आनी चाहिए। ये था स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको u1, u2, u3 जितने भी पंक्ति है, रो है और कॉलम है उनको v1, v2 मानते हैं, उनकी सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तीसरे स्टेप में आपने Cij निकालते हैं ui प्लस vj से। फिर 4 नंबर पे स्टेप में आपको ये करना पड़ता है dij निकाला जाता है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला जाता है वो। फिर 5 नंबर पे क्लोज्ड पाथ बनता है, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो फिर क्लोज्ड पाथ बनेगा। पाथ बनाएंगे, पाथ बनाने के बाद में आपको उसकी जो 6 नंबर जो स्टेप है वो दोबारा Cij और Dij निकाला जाता है। दोबारा निकालने के बाद में आपके पास सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। फिर अपने बोलते हैं कि ये स्टेप नंबर 7 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपने करेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है उससे अच्छा कोई नहीं है, मतलब जो है वो यही है। तो ये अपने इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि इसको अब हल करना है। वर्किंग मेथड आपने कर लिया अभी, अब इसको क्या करना है, हल करेंगे अपने। तो हल कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले कि आपको सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बोला था कि आपको डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है मोदी मेथड जब अप्लाई होता है तो वो नॉन डीजेनरेट पे अप्लाई होता है। तो देखते हैं नॉन डीजेनरेट है क्या ये वैल्यू। तो इसके अंदर जो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 4 और 3 7 में से 1 कम करेंगे तो ये 6 होगी। और देखते हैं ऑक्यूपाइड सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्यूपाइड सेल में 6। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मोदी मेथड अप्लाई होगा क्योंकि कंडीशन आपको नॉन डीजेनरेट की है। तो अपने लिख सकते हैं कि जो स्टेप फर्स्ट के अंदर है तो अपने लिखेंगे सबसे पहले कि कंडीशन नॉन डीजेनरेट है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितनी है इसके अंदर वो देखते हैं, वो है 6। तो m+n-1 बराबर में 6। तो ये 4 + 3 - 1 बराबर 6। तो 6 बराबर 6। तो पहला जो स्टेप है आपके पास वो कंप्लीट होता है क्योंकि ये नॉन डीजेनरेट है और ऑक्यूपाइड सेल है। 6 बराबर 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ मोदी टेस्ट अप्लाई होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको u1, u2, u3, u4, v1, v2, v3 ये आपने सपोज किया है और अब इनकी वैल्यू निकालेंगे अपने। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं इनकी वो बताते हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, मोदी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मोदी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि 6 बराबर 6 है। अगर ये डीजेनरेट की कंडीशन होती फिर इसको नॉन डीजेनरेट बनाया जाता है। वो आर्बिट्रेटरी एक कांस्टेंट चूज करके बनाते हैं, तो वो बाद में बात करेंगे जब आएगा क्वेश्चन तब। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में u1, u2, u3, u4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इन सब की अगर वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो होता है Cij बराबर होता है ui प्लस में vj। यहां से आपके पास u1 की वैल्यू भी आ जाएगी, u2 की भी आ जाएगी, u3 की भी आ जाएगी, u4, v3, v2, v1। लेकिन इनकी वैल्यू निकालने से पहले आपको एक की वैल्यू 0 करनी पड़ती है। चाहे u1 की 0 करो, चाहे u2 की 0 करो, लेकिन कंडीशन क्या है, किसको 0 करोगे, वही क्वेश्चन है अपना कि किसको 0 करें। तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि ये ऑक्यूपाइड सेल जो होती है ये सबसे ज्यादा किस पंक्ति या स्तंभ में आ रही है। ऑक्यूपाइड सेल किस पंक्ति में और किस स्तंभ में सबसे ज्यादा आ रही है, वो उसको अपने क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसमें देखिए तो एक ही आ रही है ऑक्यूपाइड सेल, इसमें एक आ रही है, इसमें एक आ रही है, इसमें 3 आ रही है। स्तंभ में चेक कर ले, इसमें 2 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें 1 आ रही है। तो सबसे ज्यादा इसमें आ रही है 3 ऑक्यूपाइड सेल, 1 2 3। तो यानी u4 को क्या मान लेंगे अपने, 0 मान लेंगे। u4 को 0 मानेंगे
अब अपने हल निकालते हैं, क्या आएगा C12, ये किसके लिए निकाला जाता है, ये ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला जाता है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, सेल के लिए निकाला जाता है ये Cij। तो Cij U40 माना। अब C की जो वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे C, अब जो ऑक्यूपाइड सेल है ये ऑक्यूपाइड सेल आपके पास, तो पहली पंक्ति है आपके पास और स्तंभ कौन सा, पहला ही स्तंभ है यानी C11, तो U1 प्लस V1। फिर मैं बात करूं C, फिर ऑक्यूपाइड सेल ये, तो ये क्या है, पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा, तो U2 प्लस V3। फिर इसमें जो ऑक्यूपाइड सेल है वो C, पंक्ति कौन सी है, तीसरी, और जो स्तंभ है वो दूसरा, तो U3 प्लस V2। फिर बात करें C, पंक्ति कौन सी है, चौथी, और स्तंभ कौन सा है, पहला, तो U4 प्लस V1। क्योंकि यहाँ I होता है यहाँ J होता है, तो यहाँ I है यहाँ J है, तो वो लिख देंगे भाई। उसके बाद में अगर बात करूं मैं C, इसके ऑक्यूपाइड सेल है, तो ये कौन से नंबर पे आ रही है, पंक्ति कौन सी है, चौथी है, और दूसरा स्तंभ है, तो इसकी आएगी U4 प्लस V2। फिर C4, स्तंभ कौन सा है, 3, तो U4 प्लस V3। इस टाइप से आपने 6 ऑक्यूपाइड सेल है आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू निकालेंगे अपने। U4 आपके पास 0 है, U4 आपके पास 0 है, तो मैं एक एक वैल्यू निकालता हूं और यहां देखते हैं अपने। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास U4 0, तो U4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इसमें से किसी की पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने इसमें रखा U4, अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये तो मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस V3। ये C43 की जो वैल्यू आएगी, ये ऑक्यूपाइड सेल है आपके पास, ऑक्यूपाइड सेल 4 और 3, 4 पंक्ति और तीसरा जो स्तंभ है उसकी जो वैल्यू आ रही है, कोष्ठ की जो वैल्यू है वो 2 है आपके पास। ये कोष्ठ लेनी है आपको, ये वाली 2 ले ली मैंने, तो यहां से V3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। उसी प्रकार मैं वैल्यू निकालूंगा C42 से, ये 0 हो जाएगा, यहां से V2 यानी 42 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास 4 और 2, ये लिखेंगे 6 बराबर 0, U4 0 हो जाएगा, और V2 की वैल्यू आएगी आपके पास 6। अब बात करते हैं V1 के लिए, ये 0 हो जाएगा, और इसकी जो 41 की वैल्यू है वो आएगी 1 बराबर 0 प्लस V1 की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, तो यहां से जो V1 आएगा आपके पास वो आएगा 1। तो इस टाइप से 3 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कौन कौन सी वैल्यू आई आपके पास, एक तो V1 की वैल्यू आई, वो आई 1, एक V2 की वैल्यू आई आपके पास, वो आई 6, और एक V3 की वैल्यू आई आपके पास, वो आएगी आपके पास 2। अब आपको V1 की वैल्यू निकाल दी, V2 की निकाल दी, V3 की निकाल दी। अब बात करेंगे U1 की वैल्यू निकालेंगे, U2 की निकालेंगे और U3 की निकालेंगे। U4 तो आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। U4 तो आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब U4 आपने 0 मान लिया, अब U1, U2, U3 की वैल्यू, जब आपके पास V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V3 की वैल्यू आ गई, वो यहां पुट कर देंगे तो U1 की वैल्यू निकल सकती है यहां से, तीनों इक्वेशन से। तो अगर बात करूं मैं कि इस इक्वेशन में रखिए C11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, कोष्ठ लेनी है, ध्यान रखना है, U1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, प्लस V1 की वैल्यू आपने निकाल दी 1,
तो U1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। U1 की वैल्यू आएगी 1। अब U2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। U2 यहां आ गया, अब U2 आ गया, तो इस 23 की जो वैल्यू है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में 1 आ रहा है, कोष्ट लिखनी है आपको 1, फिर बराबर में U2 प्लस में V3 की वैल्यू आपने निकाली 2, ये इधर जाएगा, तो U2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। U2 की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब बात करते हैं U3 की वैल्यू निकालनी है, तो C32 के अंदर कितनी आ रही है, तीसरी तो पंक्ति है आपके पास और दूसरा स्तंभ, यानी अब 4 को शामिल करेंगे, कोष्ट 4, तो यहां तो लिखेंगे 4, इसकी जगह U3 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6, तो यहां U3 की वैल्यू निकाल देंगे अपने, तो ये इधर जाएगा, तो ये आएगा आपके पास -2। तो U3 की वैल्यू आ गई और U4 आपने 0 माना ही है, तो वो 0 हो जाएगा आपके पास। इस टाइप से आपने क्या निकाला, U1, U2, U3 और U4, वो वैल्यू आ रही है आपके पास 1, -1, -2, 0, और V1 की वैल्यू आ रही है 1, V2 की वैल्यू आ रही है 6 और V3 की वैल्यू आ रही है 2। तो इस प्रकार आपने वैल्यू निकाली, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने कि जो आपने वैल्यू निकाली U1, U2, U3, U4, तो सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूं कि U1 की जो वैल्यू आई थी आपके पास वो आई थी, यहां लिख दे, भले इसके आगे लिख दो या आपने अलग से लिख देते हैं, तो U1 की जो वैल्यू है वो आई थी 1, U2 की वैल्यू आई थी आपके पास -1, U3 की वैल्यू आई थी आपके पास -2 और U4 की वैल्यू आपने मानी थी 0। V1 की वैल्यू आई थी आपके पास V1, V2 की वैल्यू आई थी आपके पास 6, V3 की वैल्यू आई थी 2। इस टाइप से आपने ये वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू निकालने के बाद में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप के अंदर Dij निकालना है आपको। Dij किसके लिए निकाला जाता है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला जाता है, तो Dij निकालेंगे नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए, लेकिन जो Cij निकाला वो तो ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला था आपने, अब अपने निकालेंगे नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो ये तो आपने निकाला U1, U2, U1, V1 की वैल्यू, अब अपने निकालेंगे Dij की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि Dij ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये सॉल्यूशन इंप्रूव होगा, फिर इसको पाथ बनेगा, पाथ बना के इसको दोबारा से करेंगे, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो ये Dij चेक करते हैं अपने, तो ये Dij निकाला जाता है, वो निकाला जाता है Cij माइनस Ui प्लस Vj, ये लिख लो, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला जाता है, ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकाला जाता है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल। तो सबसे पहले अगर Dij नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए बात करें अपने, तो कौन कौन सी है, एक तो नॉन ऑक्यूपाइड सेल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, जिसके ऊपर मात्रा नहीं आ रही, सिर्फ कोष्ट आ रही है, वो होती है नॉन ऑक्यूपाइड सेल। तो अगर मैं बात करूं तो Dij यानी ये 1 पहली तो पंक्ति है और दूसरा क्या स्तंभ है, तो D12 यानी यहां हो जाएगा 12 माइनस U1 प्लस V2। D12 की वैल्यू निकाल देंगे अपने, फिर वैल्यू निकालेंगे। अभी इसको हल करना है तो अभी कर सकते हैं इसको हल, तो अभी करें तो D12 की वैल्यू कितनी है आपके पास आ रही है 7, तो ये 7 हो जाएगी। सॉरी, D12 की वैल्यू तो निकालनी है आपको C12 की जो वैल्यू है वो है आपके पास, पहली तो क्या है आपके पास पंक्ति है C12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 7। तो ये 7 आएगी क्योंकि 7 क्या है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल है।
फिर माइनस करेंगे, u1 की वैल्यू आपने निकाल दी 1, v2 की वैल्यू निकाल दी आपने 6। तो इसको हल करें तो ये 7, 7 माइनस 7, ये क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। यानी dij की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए 0 से। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन निकालते हैं, d12 निकाला आपने। अब इसके अंदर नॉन ऑक्यूपाइड सेल ये रही, यानी d पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, यानी d13। तो c1ij तो यहां आ जाएगा 1 3 माइनस u1 प्लस v3, 1 और 3, तो 1 और 3। अब c13 की जो वैल्यू आएगी वो 4 माइनस u1 की वैल्यू आपने निकाल दी 1, v3 की वैल्यू 2। तो ये 4 माइनस 3 यानी 1 आएगा, जो 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये dij जब निकाला आपने तो ये 0 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। अब बात करते हैं अपने, ये निकाल दिया आपने। अब इसकी बात करें तो ये d दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसकी वैल्यू निकालें तो cij यानी 21 माइनस u2 प्लस v1। तो c21 की जो वैल्यू आएगी वो 3 माइनस u2 की वैल्यू आपने निकाल दी -1 और v1 की वैल्यू निकाल दी +1। ये 0 तो ये 3 आएगी। 3 क्या होता है 0 से बड़ा होता है। फिर आपने देखा, अब बात करें d, ये भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, तो d22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो c22 हो जाएगा यहाँ पे u2 प्लस v2। तो c22 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है, माइनस u2 की वैल्यू -1 प्लस v2 की वैल्यू 6, तो 3 ये प्लस का 5 यानी माइनस का 5, ये बचेगी -2। जो वैल्यू क्या आ रही है 0 से छोटी आ रही है। यानी जब आप d22 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है -2, वो आती है 0 से छोटी। बाकी वैल्यू तो अभी तक पॉजिटिव आ रही थी सारी या 0 के बराबर आ रही थी, लेकिन एक वैल्यू क्या आ रही है वो छोटी आ रही है 0 से। अब और आगे निकालते हैं तो इसमें कंप्लीट हो गया। अब यहां बचेगी आपके पास वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू है d, तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो c31 माइनस u3 प्लस v1। c31 की वैल्यू 5 माइनस ये 5 आएगा, माइनस u3 की वैल्यू आपने निकाल दी -2 प्लस v1, v1 की वैल्यू 1, तो ये -1 माइनस माइनस +1, तो ये 6 आएगा, जो कि 0 से क्या होगा बड़ा होगा। फिर बात करते हैं इस पे, ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो d तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो c33 u3 प्लस v3, इसकी वैल्यू निकालें तो c3 की वैल्यू 7 माइनस u3 की वैल्यू आपने निकाल दी -2 और v3 की वैल्यू प्लस के 2, तो ये 0 यानी प्लस का 7, जो 0 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि जब dij निकालते हैं चौथे स्टेप के अंदर, वर्किंग मेथड के अंदर, वो ये फॉर्मूला होता है और अपने देखते हैं कि ये सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, dij पॉजिटिव आना चाहिए या बराबर 0 के आना चाहिए। तो सारी ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, ये तो 0 आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, बाकी सारी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, यानी 0 से बड़ी आ रही है। तो ये जो कंडीशन है आपके पास dij वो नॉट फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए dij इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कंडीशन चाहिए आपको। तो एक भी अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्लोज्ड पाथ बनेगा, दोबारा dij निकलेगा,
दोबारा Cij निकलेगा, दोबारा U1 निकलेगा, दोबारा U2 निकलेगा, दोबारा U3 निकलेगा और एक पाथ बनेगा आपके पास। अब अपने देखते हैं कि आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आई, अब कितनी आई? अब आपके पास एक, दो भी तो आ सकती है, दो भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो अपने क्या करेंगे, पाथ में जब पाथ बनाएंगे अपने, तो वो नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू, वो वहीं से पाथ स्टार्ट करना है आपको। अगर मान लो हम, तो यहां से हो जाएगा स्टार्ट D22 से, यहां से पाथ स्टार्ट होगा क्योंकि D22 है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब पाथ यहां से स्टार्ट होगा। अगर एक वैल्यू और आ जाती है आपके पास, जैसे सपोज दैट मान लेते अपने यहाँ -3 और आ जाता, तो आप फिर यहाँ पे D21 से करते फिर पाथ स्टार्ट। 21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर यहां से पाथ स्टार्ट होता। तो जो मिनिमम वैल्यू आती है नेगेटिव के अंदर, वहां से पाथ स्टार्ट होता है, लेकिन वो हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव के अंदर, तो वहीं से ही पाथ स्टार्ट होता है। तो अपने अब इसका क्या बनाएंगे, पाथ बनाएंगे इसका। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि अब बनाएंगे अपने पाथ। पाथ कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये आपके पास है जो स्टेप नंबर 5 है, वो कहता है क्लोज्ड पाथ बनेंगे। पाथ बनाएंगे, पाथ ऐसे बनता है कि सबसे नेगेटिव वैल्यू आई है -2, 0 से छोटा है, तो जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है D22 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, आपको चाहिए थी पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव आई है। अब ये सॉल्यूशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, तो अपने पाथ बनाते हैं। पाथ D22 से बनेगा। D22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पाथ यहां से स्टार्ट होगा। यहां से अगर पाथ को मैंने स्टार्ट किया, अब इसके अंदर पाथ बनाते कैसे हैं, मेन क्वेश्चन यही है। पाथ को स्टार्ट करना है जो नेगेटिव वैल्यू हो, तो नेगेटिव यहाँ पे -2 आई यानी 22 पे आई। अगर यहाँ एक और नेगेटिव वैल्यू होती, जैसे मान लो -4 होता, तो वो -4, जैसे यहाँ -4 होता तो D21 से पाथ स्टार्ट होता। हाईएस्ट वैल्यू देखनी है नेगेटिव के अंदर, वहीं से ही पाथ को स्टार्ट करना है आपने। अब इसमें ऑलरेडी एक ही वैल्यू है, तो D22 नेगेटिव है, तो वहां से पाथ को स्टार्ट करेंगे। अब पाथ को स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पाथ पर वापस उसी पाथ पे पहुंचना है। उस बिंदु से चलेंगे और लूप बनेगा आपके पास, वापस उसी बिंदु पे पहुंचना है आपको जो टर्न लेनी है वो सिर्फ ऑक्युपाइड सेल से ही लेनी है। जैसे आपको मुड़ोगे, आप चाहे दाएं मुड़ो चाहे बाएं मुड़ो, चाहे जैसे मुड़ोगे, तो वो आपको ऑक्युपाइड सेल से ही मुड़ना पड़ेगा आपको। तो मैं देखता हूं, अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं तो ये ऑक्युपाइड सेल नहीं है, ये नॉन ऑक्युपाइड सेल है। इधर जाऊं तो ये भी नॉन ऑक्युपाइड सेल है। अब मैं इधर जाऊंगा तो ऑक्युपाइड सेल है, लेकिन मैं इधर मुड़ नहीं सकता क्योंकि इधर से मेरे को टर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन ऑक्युपाइड सेल है। टर्न आपको वहीं से मिलेगी जहां ऑक्युपाइड सेल होगी। तो मैं अगर यहां से चलूं तो मेरे पास जो ऑक्युपाइड सेल है वो ये रही, तो मेरे पास जो आएगी वैल्यू वो यहाँ पे आएगी, यानी इस टाइप से। तो यहां से मैं टर्न आसानी से ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊं तो मेरे पास क्या है, नॉन ऑक्युपाइड सेल है, तो ऊपर जा नहीं सकता। नीचे में जा नहीं सकता, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो 7 है, तो यहां तक जा सकता हूं मैं। अब नीचे जब जाऊंगा मैं, वो यहां तक जाऊंगा, यहां से मैं मुड़ सकता हूं, तो मेरे को टर्न मिल सकती है, तो यहां से मैं वापस मुड़ सकता हूं। तो यहाँ पे तो 7 था मेरे पास, तो ये मैं थोड़ा आगे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ तक आऊंगा तो यहाँ मेरे को टर्न मिलनी जरूरी है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आपके पास, ये ऑक्युपाइड सेल है, तो यहाँ से मेरे को टर्न आसानी से मिल जाएगी। और ये देखूंगा तो ये भी आपके पास क्या है, ऑक्युपाइड सेल है, तो यहाँ से मेरे को टर्न मिलेगी। और ये जो है वैल्यू मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट जा सकता हूँ यहाँ तक। तो ये पार्ट मेरे पास क्या बन गया, एक क्लोज्ड पाथ बन गया। यहाँ से चला मैं, और चलने के बाद में वापस यहाँ तक पहुंच गया। अब बात ये आती है कि आपको टर्न सिर्फ ऑक्युपाइड सेल पे ही मिलेगी। टर्न
आपको सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल से ही मिलेगी, नॉन ऑक्यूपाइड सेल से आप टर्न नहीं ले सकते। तो ऐसा कोई पाथ बनाना है, तो ये आपने एक पाथ बनाया, सारी देखो यहां से चले ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल, और ये अपने चले सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। तो आपको जो टर्न लेना है वो सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल से ही लेना है, ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, जहां से आप चले थे वहां तो पॉजिटिव लगाना है, और उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में पॉजिटिव, और उसके बाद में नेगेटिव, यानी अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपने यूज करना है। तो मैंने पॉजिटिव यूज किया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब बात ये आती है कि आपको नेगेटिव में देखना है, क्या देखना है, आपको नेगेटिव वैल्यू देखनी है। एक तो 1 आ रही है, एक 6 आ रही है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 और 6 में से? 1 और 6 में से छोटी जो वैल्यू है वो 1 है। तो 1 आपको क्या करना है, इधर तो 1 जोड़ देना है और इधर 1, अपने देखते हैं कि जो आपको प्लस नेगेटिव, अब जो वैल्यू है आपको नेगेटिव के अंदर देखनी है। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। यहाँ तो आपके पास जो आ रही है मात्रा वो 8 आ रही है, यहाँ मात्रा 2 आ रही है। आपको इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू देखेंगे आप, पोस्ट को नहीं देखना है आपने, जो आपके पास मात्रा है उसको देखना है। 8 और 2 है, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 है। तो जहां प्लस आ रहा है वहां तो 2 ऐड कर देंगे, और जहां 2 माइनस आ रहा है वहां 2 माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो नई टेबल बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। अगर बात करूं मैं तो यहां तो सेम रहेगा, यहां 7 रहेगा, यहां 4 रहेगा, यहां 3 रहेगा। अब यहां 3 है तो यहां प्लस है, इसका मतलब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू 2 है, तो यहां 5 हो जाएगा। यहां तो आ जाएगा आपके पास 2 अब, और यहां 3। यहां 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा यहां पे। यहां 7, यहां 4, ये 7, और ये 5, ये 2, ये 1। अब यहाँ माइनस था तो -2, तो यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ 6। अब यहाँ 10 था तो यहाँ 10, 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो 12, और यहाँ आपके पास आएगा 2। अब देखो इसमें आपने क्या देखा, जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल थी वो तो ऑक्यूपाइड सेल बन चुकी है, जो ऑक्यूपाइड सेल थी वो नॉन ऑक्यूपाइड सेल हो चुकी है आपके साथ। तो ये आपने देखा। तो सबसे मेन इसके अंदर है कि आप पाथ बनाइए। पाथ वो बनाना है ऑक्यूपाइड, जहां से स्टार्ट करना है नेगेटिव वैल्यू आती है, और जहां टर्न मिलेगा आपको सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल से पाथ बन जाएगा। पाथ बनने के बाद में अब जो वैल्यू नेगेटिव आती है, ये दोबारा बता रहा हूं मैं, जो वैल्यू नेगेटिव आती है अल्टरनेटिव में चलना है आपने, प्लस नेगेटिव में चलोगे। नेगेटिव में देखोगे कि जो मात्रा है आपके पास उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 2 है, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा आपके पास मात्रा के रूप में। अब और जो माइनस है वहां 2 माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस है तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 7 है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ 10 की जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ 12, यहाँ 2 है ही। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ मात्रा के साथ ही छेड़छाड़ करनी है आपको। तो इस प्रकार आपने क्या बनाया, एक पाथ बनाया, और पाथ से आपके पास एक नई टेबल बनी। तो नई टेबल बनाई आपने पाथ से। अब आपको क्या करना है, जब पाथ से आपने नई टेबल बना दी, और टेबल बनाने के बाद में दोबारा आपको क्या करना है, U1, U2, U3, U4, V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालनी है। दोबारा U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3 की वैल्यू निकालनी है। अब बात करते हैं दूसरी एक बात,
नोट करने वाली है कि एक से अधिक पाथ बन सकते हैं क्या इसके अंदर, तो एक से ज्यादा पाथ नहीं बन सकते। अगर बन जाए तो आर्बिट्रेरी चूज करके उसको खत्म किया जाता है। तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल एक ही पाथ बनते हैं, एक ही पाथ बनेगा जो आपके सामने है, और उस हिसाब से आपने देख लिया। अब आपको वहां तक चलना है। अपना टारगेट ये है कि Dij को पॉजिटिव करना है, यानी ये बड़ा होना चाहिए, तभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो अपने दोबारा निकालते हैं वैल्यू। अब ये वैल्यू अपने डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद में अब जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो दोबारा निकालेंगे। पहले निकालेंगे Cij, सबसे पहले निकालते हैं Cij। वो फॉर्मूला होता है ui प्लस में vi। Cij मतलब ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकलती है ये। तो ऑक्यूपाइड सेल कौन सी है आपके पास, पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, तो u1 प्लस v1। तो C11 की वैल्यू कितनी है, तो 2 u1 की वैल्यू, एक बार ये सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, फिर एक वैल्यू को आपने जीरो करना पड़ेगा इसमें। तो वो मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूं कि अब इसमें देखें तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो u2 प्लस v2, फिर C दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो u2 प्लस v3, फिर C3 2, तो u3 प्लस v2, फिर C4 1 u4 प्लस v1, फिर C4 3 u4 v3। ये आपने वैल्यू निकाली C11 C22 C23 C32 और C41 इस टाइप से लिखा। आपको वैल्यू चाहिए u1 की और v1 की, u2 और v2 की, v3 v4 इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। दोबारा से वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू को जीरो किया जाता है। जीरो किस वैल्यू को करेंगे वो देखते हैं अपने। तो जीरो जो करेंगे वो किस वैल्यू को करेंगे उसमें देखते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड सेल देखते हैं रो और कॉलम के अंदर किस में है। तो अपने देखते हैं इस पंक्ति में देखें तो एक ही आ रही है ऑक्यूपाइड सेल, इसमें दो आ रही है, इसमें एक आ रही है, इसमें दो आ रही है, स्तंभ में देखें दो आ रही है, इस स्तंभ में देखें दो आ रही है, इसमें दो आ रही है। तो सब में समान आ रही है दो। तो कोई भी एक आप जो दो आ रही है उसमें से किसी को भी एक को आप जीरो मान सकते हो। मान लो इसमें दो आ रही है u2 में, तो u2 को मैंने क्या मान लिया, लेट u2 को मैंने जीरो मान लिया। आप इसको भी जीरो मान सकते हो u4 को, क्योंकि इसमें भी दो आ रही है। किसी को भी मान लो, आप एक को माननी पड़ेगी जिसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सेल आ रही है। अब u2 बराबर जीरो आ गया आपके पास। अब C11, अब एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करता हूं मैं। आपके पास u2 देखते हैं, u2 किसके अंदर आ रहा है, u2 इन दोनों, इसके अंदर u2 आ रहा है, इसके अंदर u2 आ रहा है। तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। जहां u2 पहले दिख रहा है क्योंकि u2 को जीरो करना है। तो C22 की वैल्यू कितनी है आपके पास, C22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ यानी 3। तो 3 बराबर u2 की वैल्यू जीरो है और v2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से जो v2 आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास 3। अब इसमें वैल्यू जाए, यहां u2 की वैल्यू जीरो रखेंगे और u23 की जो वैल्यू है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 1, और ये जो वैल्यू आपके पास ये v3, तो v3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अब आपको वैल्यू निकालनी है u3 v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हमने, या v1 और u1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। u1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, अभी वैल्यू आई नहीं आपके पास, v1 की वैल्यू भी नहीं है। अपने v2 की वैल्यू निकाल देते हैं। v2 की वैल्यू आ गई तो v2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, u3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इसको देखें तो C32 मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहां वैल्यू आएगी 4 बराबर u3 की वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं 3।
तो यहां से जो u3 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 1। अब बात करते हैं u4 और v1 की। अब u4 की वैल्यू निकालनी है तो c41 ये तो 1 आएगा यहाँ पे। u4 की वैल्यू निकालनी है आपको, v1 की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो इसको एक बार छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं u4 और v3। तो एक वैल्यू आपको v3 की निकाल दी आपने v1, तो c43 की वैल्यू आएगी 2, u4 की वैल्यू प्लस v3 की वैल्यू आ रही है आपके पास 1। तो जो u4 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, ये जाएगा इधर तो 1। इस टाइप से आपने u4 की वैल्यू निकाली। अब आपके पास u4 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1, तो वो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगी 1 और प्लस में आ जाएगा आपके पास v1 की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास v1 आ जाएगा, v1 कितना आएगा 0 आएगा आपके पास। अब आपके पास ये वैल्यू निकल गई, अब ये वैल्यू बच गई आपके पास u1 और v1। तो c11 की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर u1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, u1 की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल देंगे, प्लस v1 की वैल्यू आपने निकाल दी 0, तो u1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और u2 की वैल्यू तो अपने पास आपने सपोज की थी कितनी 0। तो जो वैल्यू आई है आपके पास अपने देखें तो u1, u2, u3 और u4 की, u1 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है आपके पास 2, u2 की वैल्यू आई है आपके पास वो है आपने मानी 0, u3 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 1 और u4 की वैल्यू आई है वो आई है 1। v1 की वैल्यू देखें तो v1 की वैल्यू आई है आपके पास 0, v2 की वैल्यू देखें वो आई है 3 और v3 की वैल्यू देखें तो वो आई है 1। तो ये वैल्यू आपने निकाली कि u1 की वैल्यू निकाली 2, u3 की वैल्यू निकाली आपने 0 और u3 की वैल्यू निकाली आपने 1, u4 की वैल्यू निकाली 1, v1 की वैल्यू 0, v2 की वैल्यू 3 और v3 की वैल्यू 1। अब आपको क्या निकालना है, dij की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपना टारगेट तो है dij ग्रेटर देन होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, तो इसको रब करते हैं। ये सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकलती है Cij सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकलती है। ये वैल्यू अपने को काम आएगी इसलिए रख लेते हैं ये। अब dij उसका फॉर्मूला होता है Cij माइनस ui प्लस vj। तो अब dij ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाल रहे हैं ये अपने, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो नॉन ऑक्यूपाइड इसमें एक तो ये है 7 वाली, तो यानी d पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो d12 माइनस u1 प्लस में v2। अब c12 की जो वैल्यू है वो 7 है, u1 की वैल्यू आपने निकाल दी 2 है और प्लस v2 की वैल्यू है 3। तो ये 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 2, 2 0 से बड़ा आ रहा है, यानी पहली वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव आ गई। अब निकालते हैं दूसरी, नॉन ऑक्यूपाइड सेल 4 है, यानी दूसरी पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो c13 माइनस u1 प्लस में v3। सी जो 13 की वैल्यू है वो 4 है, माइनस u1 की वैल्यू आपने निकाल दी 2 प्लस v3 की वैल्यू 1। तो ये घटाएंगे अपने, तो 3 में से 4 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये भी क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया। अब आपके पास d13 की वैल्यू, अब इसमें नॉन ऑक्यूपाइड सेल ये थी, तो दूसरी तो क्या है पंक्ति है और पहला क्या है स्तंभ है, तो अपने लिखे C21 माइनस U2 प्लस V1। तो C21 की जो वैल्यू है वो 3 है, U2 की वैल्यू आपने निकाल दी 0 प्लस V1 की वैल्यू आपने निकाल दी 0, तो ये 3 आएगा। 3 भी बड़ा आ रहा है किससे 0 से, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई।
अब निकालते हैं नॉन ऑक्यूपाइड सेल, देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें ये रही 5, तो 5 के लिए 5 आ रही है, तो ये कौन सा है, पंक्ति, पंक्ति है तीसरी, स्तंभ है पहला, तो C31 माइनस U3 प्लस V1, तो C31 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 माइनस U3 की वैल्यू 1 प्लस V1 की वैल्यू 0, तो ये आएगी वैल्यू 1 यानी 4, ये भी बड़ी आ रही है किससे, 0 से। अब और देखते हैं इस टेबल के अंदर ऑक्यूपाइड सेल कौन सी है, एक ये रही 7 वाली, तो ये लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास D, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो C33 माइनस U3 प्लस V3, तो C33 की जो वैल्यू है वो 7 है माइनस U3 की वैल्यू 1 है और V3 की वैल्यू भी 1 है, तो ये आएगा 2 में से 1 जाएगा 7 जाएगा, तो 7 में से माइनस के 2 तो 5, ये भी वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई। अब बात करते हैं, ये भी होगी ऑक्यूपाइड सेल, नॉन ऑक्यूपाइड सेल, इस पंक्ति में देखते हैं तो नॉन ऑक्यूपाइड से वैल्यू एक ये बची हुई है यहाँ पे, तो ये चौथी तो क्या है, पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो C42 माइनस U4 प्लस में V2, इसको हल करें तो C42 की जगह 6 आएगा माइनस U4 की जो वैल्यू है वो आपने निकाल दी 1, V2 की वैल्यू 3, 4 ये बचेगा 2 भी क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 और 6 जो थी वो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, 1 2 3 4 5 और 6 नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए आपने वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद में आपने क्या देखा कि आल वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी Dij ग्रेटर देन 0, ये आ गया आपके पास, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, आपने Dij की निकाली, इसका मतलब आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो आपके पास होगा, उसको देखते हैं वो क्या होगा। तो सबसे पहले कोष्ठ और मात्रा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोष्ठ और मात्रा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 फिर प्लस 2 × 3 फिर प्लस 7 × 4 प्लस 2 × 1 फिर प्लस 12 × 2, तो ये हो गया 10 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 2 प्लस 24। अब आपने देखा 28 और 2 30, 24 और 6 30, 30 1 2 3 4 5 स्टेप आ रहे, एक स्टेप हो रहेगा 2 3 वाला स्टेप हो गया, 6 1 ये स्टेप बच चुका है आपके पास, एक स्टेप हो रहेगा 6 × 1, क्योंकि जो 5 × 2 2 × 3 6 × 1 फिर 7 × 4 फिर 2 × 1 फिर 2 × 12, तो ये टोटल 6 स्टेप आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 ही आपके पास क्या थी, ऑक्यूपाइड सेल 6 थी, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये ऑक्यूपाइड सेल के लिए आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला, तो ये कितना आएगा, प्लस में 6, तो ये 30 60 60 70 और 6 76। तो आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि जब अपने जो सॉल्यूशन निकालते हैं और सबसे जो कम सॉल्यूशन आता है आपके पास वो आ रहा है 76, यानी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो 76 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परिवहन जो समस्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम होगी, इससे कम नहीं आ सकती, इतना तो आपको पैसा चुकाना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं आ सकती, क्योंकि आपने 3 मेथड पढ़े। सबसे पहला मेथड पढ़ा NWCR, उसमें वैल्यू आई थी 102 रुपये, और दूसरा जो था वो LCEM मेथड पढ़ा, उसमें वैल्यू आई थी आपके पास 83 रुपये, और जो
VAM वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ा, उसमें आई थी 80, और मोदी मेथड आपने पढ़ा, उसमें जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 76। तो क्या देखा आपने, पहले में 102 आई, ये अपने काम का नहीं है, ज्यादा व्यय हो रहा है इसमें, ये भी काम का नहीं है, ज्यादा व्यय हो रहा है, ये काम का है, इसी पे ही ये मेथड अप्लाई होता है मोदी मेथड, क्योंकि इस पे वैल्यू कम आ रही है सबसे, तो वो 80 रुपए आ रही है, और उस पे आपने क्या निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है कि और कम हो सकता है क्या, तो वो मोदी मेथड लगाया, तो वो कहता है कि 76 रुपए आया आपके पास, अब 76 से कम नहीं आ सकता, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इससे अच्छा और नहीं है, मतलब ये है द बेस्ट है, मतलब इससे अब आंसर कम नहीं आ सकता। तो ये आपने देखा, आपने पढ़ा चारों मेथड, ये था ब्लेस्ड प्रॉब्लम के लिए था, जब वैल्यू क्या हो, ब्लेस्ड हो, यानी ये वैल्यू भी आपने देखी और ये वैल्यू भी 34 आ रही थी, तब आपने ब्लेस्ड के लिए निकाला और आपने 4 रूल पढ़े। तो आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, जो आपके पास क्वेश्चन है ब्लेस्ड वाले। अब बात करेंगे अनब्लेस्ड की, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हैव यू नाइस डे, थैंक यू।